नमस्कार बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण उर्वरकों के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था उर्वरक की डेफिनेशन यानी उर्वरक किसे कहते हैं और उर्वरकों का क्लासिफिकेशन के बारे में भी हमने चर्चा की थी। आज के इस लेक्चर में हम कुछ महत्वपूर्ण उर्वरक लेने वाले हैं। इनमें से सबसे पहले हम लेते हैं यूरिया। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यूरिया की, है ना। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यूरिया। ठीक है दोस्तों, आज हम यूरिया के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे कि यूरिया क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका संगठन क्या है, यह मिट्टी में किस प्रकार से अभिक्रिया करता है और पेड़ पौधों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं यूरिया के फॉर्मूले की। तो यूरिया का सूत्र होता है NH2COONH2, है ना। यूरिया का सूत्र होता है NH2COONH2। यूरिया के अंदर जो क्रियात्मक समूह होता है, यूरिया के अंदर क्रियात्मक समूह एमाइड होता है। याद रखना, कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरिया के अंदर कौन सा क्रियात्मक समूह होता है। तो यूरिया में एमाइड क्रियात्मक समूह होता है और एमाइड के रूप में इसमें नाइट्रोजन होता है, वो एमाइड के रूप में, है ना। देखो, देख सकते हो आप, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2NH2, दोनों तरफ NH2 और बीच में कार्बोनिल समूह C+O होता है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें नाइट्रोजन है वो एमाइड के रूप में पाया जाता है, यानी यूरिया के अंदर नाइट्रोजन एमाइड के रूप में, यानी यूरिया के अंदर क्रियात्मक समूह होता है वो एमाइड होता है। ठीक है। अगर हम IUPAC नाम की बात करें कि यूरिया का IUPAC नाम क्या होगा, तो यूरिया का IUPAC नाम होता है एमिनोमेथेनेमाइड। यूरिया का IUPAC नाम क्या होता है? यूरिया का IUPAC नाम होता है एमिनोमेथेनेमाइड। ठीक है दोस्तों, यूरिया का IUPAC नाम आपको याद रखना है, एमिनोमेथेनेमाइड यूरिया का IUPAC नाम होता है। अगर हम यूरिया के संगठन की बात करें तो नमी कुल भार की 1.0 यानी 1%, अगर यूरिया लेते हैं तो उसके कुल भार की 1% नमी होती है। जैसे आप 100 किलोग्राम अगर यूरिया लेते हो तो उसके अंदर 1 किलोग्राम नमी होती है, जल पाया जाता है कहने का मतलब। और अगर यूरिया के अंदर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। और बाईयूरेट यूरिया के अंदर बाईयूरेट होता है 1.5%, है ना। और इसके जो कण होते हैं उनको IS एक छलनी होती है, IS के नाम से जाना जाता है, IS छलनी 320, है ना। 320 जो छिद्र है उनके अंदर से छाना जा सकता है। IS छलनी 320 जो छिद्रों का आकार होता है उतना ही बड़ा यूरिया के कणों का आकार होता है। अगर हम यूरिया के गुणों की बात करें तो यह सफ़ेद रंग व गोल दानेदार होता है। यूरिया आपने देखा होगा बाजरे के अंदर अमूमन यूरिया खाद किसानों के द्वारा दी जाती है। तो यूरिया के बारे में कहें तो यूरिया सफ़ेद रंग का होता है, ये गोल दानेदार होता है, इसके दाने होते हैं वो गोल होते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि यूरिया है वो बारिश के दिनों में दिया जाता है, क्योंकि बारिश के पानी में, बरसात के पानी के अंदर ये शीघ्रता से घुल जाता है। क्यों? तो आपको ये भी यूरिया के गुणों के अंदर ही लिखना है, ये जल में घुलनशील होता है, यानी जल के अंदर शीघ्रता से घुल जाता है। और इसको नमी में हम रखते हैं तो ये शीघ्रता से नमी को भी अवशोषित कर लेता है। आप अगर यूरिया को पॉलीथीन के अलावा, है ना, ऐसे ही रखोगे तो ये वायुमंडल की नमी को अवशोषित करके घुल जाता है। इसमें नाइट्रोजन 46% होती है, जो कि हमने संगठन के अंदर भी पढ़ा था, नाइट्रोजन 46% होती है। अगर हम आगे बात करें यूरिया की मर्दा में अभिक्रिया, है ना, यूरिया की मर्दा में क्या अभिक्रिया होती है। देखो, कंटिन्यूस हम इसी प्रकार से उर्वरकों के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो उर्वरक का नाम पढ़ेंगे, फिर उर्वरक का संगठन पढ़ेंगे, है ना, संगठन क्या है, फिर उर्वरक के गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि उर्वरक के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, फिर मर्दा में इस उर्वरक की अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, मर्दा में अभिक्रिया में, मर्दा में यूरिया नमी के संपर्क में आकर घुल जाता है। हमने पढ़ा है, अगर यूरिया को हम खेत के अंदर डालते हैं तो जो यूरिया होता है वो नमी को अवशोषित करके घुल जाता है। इसमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होती है, जिसे फसलें ग्रहण नहीं करती है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था जो नाइट्रोजन होती है उसको पेड़ पौधे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण
करते हैं, पेड़ पौधे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। और एक धान की फसल ऐसी फसल होती है जो नाइट्रोजन को अमोनियम आयन NH4+ के रूप में ग्रहण करती है। धान की फसल तो नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण करती है, जबकि अन्य सारी फसलें होती है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती है। जबकि यूरिया में तो नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है ना, तो यह एमाइड से चेंज होगा फिर ही फसलें इसको ग्रहण कर पाएगी। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना, नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है जिससे फसलें इसे ग्रहण नहीं कर सकती है। मृदा में यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा यूरिया अमोनियम कार्बोनेट में, यानी जो यूरिया होता है ना, ये यूरिया जैसे NH2C डबल बॉन्ड ONH2, अगर यूरिया सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में किस में बदल जाता है, अमोनियम NH4CO3 अमोनियम कार्बोनेट के अंदर बदल जाता है, अमोनियम कार्बोनेट के अंदर बदल जाता है। NH4 का होल ट्वाइस CO3 किसकी उपस्थिति में, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में। और सूक्ष्म जीव भी किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो सिंपल सी रिएक्शन बनती है, यूरिया आप ऐसे लिख देना NH2 क्योंकि नाइट्रोजन कार्बोनिल समूह से बंध बनाता है तो NH2 ऐसे लिखना, और ये NH2 ये यूरिया होता है। अब यूरिया की क्रिया अगर हम करवाएं जल से, भाई जल में ही तो क्रिया करेगा, जल में ही तो घुलेगा यूरिया, और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में NH2 दो हाइड्रोजन यहाँ से, दो हाइड्रोजन यहाँ से, 4 हाइड्रोजन है ना, 2 इस पे 2 इस पे, तो ये NH4 बन जाएंगे 2, है ना, और CO 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे भी, तो ये बना लेगा CO3, तो अमोनियम कार्बोनेट के अंदर चेंज होगा। पहली लाइन आपको याद क्या रखनी है कि जो यूरिया होता है वो जल और सूक्ष्म जीवों से क्रिया करके अमोनियम कार्बोनेट में बदलता है, जो कि मैंने नोट्स के अंदर डिट्टो लिख रखा है। मृदा में यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा यूरिया अमोनियम कार्बोनेट में बदल जाता है। दोस्तों आराम से आप बता सकते हो, ये इसकी रिएक्शन भी हमने लिखी है कि अमोनिया होता है, यूरिया होता है वो जल और यूरिया से क्रिया करके अमोनियम कार्बोनेट, और ये अमोनियम कार्बोनेट सूक्ष्म जीवों के द्वारा अमोनियम और कार्बोनेट में टूट जाएगा। जो अमोनियम कार्बोनेट बना ना, ये जैसे अमोनियम कार्बोनेट बनाया है, तो ये अमोनियम कार्बोनेट होता है, ये अमोनियम कार्बोनेट होता है वो अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन में टूट जाता है, NH4+ और कार्बोनेट आयन में टूट जाता है। यूरिया से प्राप्त अमोनिया NH4+ होता है, ये NH4+ अमोनियम आयन कहते हैं। अब इस अमोनियम आयन का ही हम पढ़ेंगे। भाई पहले तो आपको क्या करना है, यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में, फिर अमोनियम कार्बोनेट को अमोनियम और कार्बोनेट में तोड़ना है। ठीक है दोस्तों, फिर अगर हम बात करें आगे, तो धान की फसल नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ही ग्रहण कर लेगी। हमने अभी पढ़ा था धान की फसल होती है वो नाइट्रोजन को NH4+ के रूप में ही ग्रहण करती है। और मृदा के ऋणावेशित कोलाइड कणों द्वारा NH4+, देखो मिट्टी के कण होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं। मिट्टी के कण कैसे होते हैं, ऋणावेशित कोलाइड होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं वो ऋणावेशित। और जैसे ही जो अमोनियम कार्बोनेट है वो धनावेशित होता है, तो ये अमोनियम कार्बोनेट मिट्टी के कणों के ऊपर चिपक जाता है। ठीक है, तो NH4 आयन अधिशोषित हो जाते हैं। अधिशोषित का मतलब होता है किसी पदार्थ की सतह पर जाकर जमना। तो मिट्टी के कण ऋणावेशित होने के कारण अमोनियम NH4+ आयन होते हैं, इन मिट्टी के कणों के ऊपर आके चिपक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें आगे, तो नाइट्रीकरण द्वारा अमोनियम आयन नाइट्रेट, एक नाइट्रीकरण की क्रिया है जो हम सेकंड लेसन में पढ़ेंगे, है ना। तो उस NH4+ आयन होता है ना, ये नाइट्रीकरण की क्रिया द्वारा नाइट्रेट में बदल जाता है। नाइट्रीकरण की क्रिया हम, है ना, नाइट्रीकरण की क्रिया द्वारा NH4+ नाइट्रेट में बदल जाएगा। ये मैंने क्रिया लिखी भी है आगे, है ना। ये देखो NH4+ ऑक्सीजन से NO2- और NO2- फिर ऑक्सीजन से NO3-, है ना, नाइट्रेट। और नाइट्रेट को पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। अब इस नाइट्रीकरण की क्रिया में एक तो नाइट्रोसोमोनास भाग लेता है फर्स्ट स्टेप में। इस क्रिया में नवजात हाइड्रोजन मुक्त होती है, और ये नवजात हाइड्रोजन ही मिट्टी को अम्लीय बना देती है। तो आपको याद रखना है कि यूरिया का मृदा में अम्लीय प्रभाव होता है। ठीक है भाई, यूरिया का मिट्टी में कैसा प्रभाव होता है, अम्लीय प्रभाव। तो फर्स्ट रिएक्शन अमोनियम से नाइट्राइड NO2-, फिर और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो नाइट्रेट
है ना, पहली नाइट्रोसोमोनास के द्वारा, दूसरे नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। नाइट्रेट, और जो नाइट्रेट है वो पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। ये तो यूरिया की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात हो गई। अब यूरिया के लिए व्यवहारिक बातें, कुछ व्यवहारिक बातें है ना याद रखनी है आपको। अभिक्रिया हेतु वायु संचार वाली मृदा आवश्यक है ना, वायु की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है, तो अभिक्रिया हेतु वायु संचार वाली मृदाएं आवश्यक है। सूक्ष्म जीव सक्रिय होना चाहिए, जिसके लिए उचित वातावरण होना चाहिए। भाई नाइट्रीकरण की क्रिया के लिए क्या क्या, वायु संचार होना चाहिए, ऑक्सीजन होगी तभी तो नाइट्रीकरण की क्रिया होगी, तो वायु संचार होना चाहिए। और अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरिया है ना, जीव वगैरह होने चाहिए, जीवाणु होने चाहिए, ठीक है। फिर अभिक्रिया से नवजात हाइड्रोजन बनती है, वो मृदा के कणों पर अधिशोषित होकर मिट्टी को कैसी बना देती है, अम्लीय बना देती है ना। आप देख सकते हो कैल्शियम, देखो श्रेष्ठ मृदाएं होती है वो कैल्शियम प्रधान मृदाएं होती है, श्रेष्ठ मृदाएं कैल्शियम प्रधान होती है। यानी मिट्टी के ऊपर कैल्शियम आयन है, कले CLAY कले, कले के ऊपर कैल्शियम अधिशोषित है, तो ये श्रेष्ठ मृदा होगी, ठीक है। अब इस कैल्शियम को हटाकर यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो उस कले के ऊपर हाइड्रोजन आ गए, H+ आ गए और कैल्शियम अलग हो गया, तो H+ आते ही मिट्टी कैसी हो गई, अम्लीय, तो इसे हम अम्लीय कले कहेंगे। अब याद रखना यूरिया मृदा pH को कम करता है, यानी अम्लीयता को बढ़ाता है। नोट विशेष याद रखना, 100 किलोग्राम यूरिया द्वारा उत्पन्न अम्लता को दूर करने के लिए 80 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की आवश्यकता होती है। यूरिया मृदा के pH को कम करता है, यानी मिट्टी को अम्लीय बनाता है। 100 किलोग्राम यूरिया के द्वारा जो अम्लता उत्पन्न होती है उसको दूर करने के लिए 80 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी। देख सकते हो लिखा हुआ है, स्पष्ट है ना। यूरिया मृदा pH के मान को कम करता है, यानी मिट्टी को अम्लीय बनाता है, और 100 किलोग्राम यूरिया द्वारा उत्पन्न अम्लता को दूर करने के लिए 80 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। बायूरेट क्या है, ठीक है। अब यूरिया का जब निर्माण होता है ना, और उस क्रिया में थोड़ा ज़्यादा ताप मिल जाए, है ना, तो फिर बायूरेट बनता है। यूरिया क्या होता है, देखो बायूरेट की रिएक्शन देखना, NH2C+O NH2, ये यूरिया है। एक और यूरिया ले लेते हैं, NH2C+O NH2, ये यूरिया के दो अणु है। और ये दोनों अणु अगर तापमान ज़्यादा हो जाए तो यहाँ से NH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ से ये NH3 के रूप में बाहर निकल जाएगा। शेष क्या रहेगा, बिल्कुल जोड़ के लिख देते हैं, NH2C+O, ये तो बाहर निकल गया, यहाँ से H निकल गया, क्या बच गया, NH बच गया, C+O NH2, इसको कहते हैं बायूरेट, है ना। यूरिया के दो अणुओं में से एक अमोनिया अणु को NH3 को बाहर निकाल दो, जो बचेगा उसे बायूरेट कहते हैं, ठीक है। यूरिया में बायूरेट की मात्रा 1.5% होती है, जो कि अभी हमने प्रतिशत संगठन में भी पढ़ा है। यूरिया में बायूरेट की मात्रा 1.5% होती है। यदि बायूरेट की मात्रा अधिक हो जाए तो पेड़ पौधों पर इसका विषैला प्रभाव पड़ता है। अगर यूरिया के अंदर बायूरेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पेड़ पौधों पर इसका विषैला प्रभाव पड़ता है। और इसी प्रकार की यूरिया का उपयोग पर्यावरणीय छिड़काव में नहीं किया जाता है। याद रखना, पर्यावरणीय छिड़काव, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक है, इस प्रकार की यूरिया का उपयोग पर्यावरणीय छिड़काव नहीं किया जाता, ठीक है। अगर बायूरेट ज़्यादा मात्रा में है तो ऐसी यूरिया का पत्तियों के ऊपर छिड़काव नहीं किया जाता। वैसे यूरिया पर्यावरणीय छिड़काव के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि पत्तियों के अंदर जो नमी होती है उसके द्वारा यूरिया पिघल जाता है। फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, फसलों के ऊपर यूरिया के प्रभाव की बात करें, है ना, तो यूरिया का उपयोग खड़ी फसल में किया जाता है। खड़ी मतलब फसल को बोने के बाद में यूरिया का उपयोग किया जाता है। यूरिया का प्रयोग कीटनाशकों के साथ भी किया जा सकता है, जैसे कीड़ों को मारने के लिए जो दवाई दी जाती है उस दवाई के साथ भी यूरिया का उपयोग किया जा सकता है ना। समझना दोस्तों, यूरिया का फसलों पर प्रभाव, तो यूरिया का उपयोग खड़ी फसल में किया जाता है। यूरिया का प्रयोग कीटनाशकों के साथ भी किया जा सकता है, और यह सभी प्रकार की फसलों के लिए लाभदायक होता है, यानी इसका उपयोग सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं।
शुष्क खेती की फसलों में पर्णीय छिड़काव, यानी जहाँ पर पानी कम होता है फसल के अंदर तो वहाँ पर पत्तियों के ऊपर इसका छिड़काव किया जाता है, लेकिन बायोरेट नहीं होना चाहिए। यदि यूरिया में बायोरेट की मात्रा 2% से अधिक होती है तो इसका फसलों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यूरिया के बारे में 4 चीज़ें याद रखनी है। और 4 चीज़ों, इस लेसन में से एक ही बड़ा क्वेश्चन आता है और उस बड़े क्वेश्चन के अंदर आपको उर्वरक देकर पूछ लिया जाता है कि इस उर्वरक का संगठन बताइए, इसके क्या गुण है, इसकी मृदा में अभिक्रिया लिखो और इसका फसलों पर प्रभाव। तो यूरिया के अंदर हमने 4 ही तो टॉपिक पढ़े में कि यूरिया का संगठन क्या है, यूरिया का संगठन क्या है, दूसरा हमने पढ़ा यूरिया के गुण क्या है, तीसरा हमने पढ़ा कि यूरिया की मृदा में अभिक्रिया क्या है, और चौथा हमने पढ़ा यूरिया का फसलों के ऊपर क्या प्रभाव है। तो दोस्तों अच्छी तरह से यूरिया को कंप्लीट कीजिए, यूरिया के संगठन को याद रखिए, यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होती है, तो आपके ये एक उर्वरक कंप्लीट है, इसे कंप्लीट याद कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे कैन भी कहते हैं, किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास सेंड कीजिए। जय हिंद, जय भारत।